नमस्कार, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लिथियम जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। भारत के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत हम लोग भारत के भूगोल की विस्तृत क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस क्लास का भी अध्ययन कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्लास की आज की जो क्लास है ये 19वीं क्लास है। आज की क्लास में हमने भारत की समुद्री सीमाएं तथा हिमालय की उत्पत्ति तथा विस्तार से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जिसकी विस्तृत क्लास हमने भारत के भूगोल की विस्तृत क्लास के अंतर्गत करा दिया है। आज की क्लास में जिन भी सवालों को सम्मिलित किया गया है वो सभी मेरे द्वारा भारत के भूगोल की विस्तृत क्लास के दौरान करा दिए गए हैं, अर्थात आपके नोट्स से ही ये सभी सवाल उठाए गए हैं और ये सभी के सभी सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं, अर्थात आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से तथा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में संभावित है। इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास। पहला सवाल है कि किसी देश के टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है तट रेखा, आधार रेखा, सीमा रेखा और अविच्छिन्न मंडल। किसी भी देश की जो समुद्री सीमा होती है वो इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी होती है। आप देख पा रहे होंगे भारत की भी जो सीमा है वो इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी होती है। इन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा बनती है जिससे समुद्र में किसी दूरी को नापा जा सके, जिसमें समुद्र में जो भी समुद्री सीमाएं होती हैं उसका निर्धारण किया जा सके। तो इसलिए एक इन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को मिलाने के लिए इन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा बनती है। इस रेखा को आधार रेखा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आधार रेखा। अगला सवाल है कि तट रेखा तथा आधार रेखा के बीच का जलीय भाग होता है। ऑप्शन है बाह्य जल, आंतरिक जल, स्थलीय जल और नदीय जल। ये भारत की जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा इसे तट रेखा कहते हैं। इस तरह की जो रेखा बन रही है इसे तट रेखा, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं ये तट रेखा कहलाता है और इसी को मिलाने वाली जो सीधी रेखा बनती है इसे आधार रेखा कहा जाता है। तो तट रेखा और आधार रेखा के बीच में एक समुद्री जल पाया जाता है, इसे आंतरिक जल कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा आंतरिक जल। अगला सवाल है कि तीन तरफ से घिरे जल के छोटे भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वे, गल्फ, सी और आइलैंड। किसी भी जल का वह भाग जो तीन तरफ स्थल से घिरा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये खंभात का क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं खंभात की खाड़ी। ये क्षेत्र है खंभात की खाड़ी। इसी तरीके से यहाँ पर आप क्षेत्र देख रहे होंगे, इसे हम कहते हैं कच्छ की खाड़ी। तो ये तीन तरफ से, अर्थात इस साइड से भी स्थल से घिरा हुआ है, इस साइड से भी स्थल से घिरा हुआ है और इस साइड से भी ये स्थल से घिरा हुआ है। तो इस छोटे भाग को, जल का ये जो भाग है, जल का ये भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, इसको गल्फ कहा जाता है। इसको गल्फ कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा गल्फ। अगला सवाल है तीन तरफ से स्थल से घिरे जल के बड़े भाग को क्या कहा जाता है? बड़ा भाग से तात्पर्य है कि भारत की आप ये स्थिति जो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर स्थित है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी जल का वह बड़ा भाग है जो तीन तरफ स्थल से घिरा हुआ है। जैसे कि ये इस साइड से भी देख पा रहे होंगे, ये भारत से घिरा हुआ है। इधर ये म्यांमार है, तो इस साइड से ये म्यांमार से घिरा हुआ है और उत्तर से भी ये घिरा हुआ है। तो इस भाग को वे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा वे। जैसे कि वे ऑफ बंगाल इसको कहा जाता है, यानी कि जो तीन तरफ स्थल से घिरा हुआ जल का वह भाग जो बड़ा भाग है उसको वे कहते हैं, जैसे कि वे ऑफ बंगाल। लेकिन जो छोटा भाग होगा, जैसे कि ये, इसे कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ खंभात। इसी तरीके से यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पर स्थित है एक और खाड़ी, इसे कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो छोटा अर्थात जल का वह छोटा भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ होगा, अगर छोटा है तो उसे गल्फ कहा जाएगा और अगर बड़ा है वही भाग तो उसे वे कहा जाएगा। जैसे बे ऑफ बंगाल और जैसे छोटा भाग है तो गल्फ ऑफ खंभात या फिर गल्फ ऑफ कच्छ या गल्फ ऑफ मन्नार। अगला सवाल है समुद्री सीमा रखने वाले विभिन्न देशों के बीच समुद्री सीमा में उपस्थित प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के अधिकार के लिए यूएनओ की शाखा यूनेस्को द्वारा अनक्लोज समझौता कब किया गया था? ऑप्शन है 1978, 1980, 1981 और 1982। अनक्लोज एक उन देशों के बीच में किया गया समझौता है जिनकी समुद्री सीमाएं लगती। अनक्लोज का तात्पर्य है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। ये उन देशों के बीच में किया गया समझौता है जिनकी समुद्री सीमाएं लगती हैं और
जिस भी देश की समुद्री सीमा होती है तो समुद्रों में खनिज का अथाह भंडार होता है, उसको वो देश निकालते हैं। तो किस सीमा तक, अर्थात समुद्र में अपने तट रेखा से कितनी दूरी तक वो समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, जो समुद्र में खनिज संसाधन उसका दोहन कर सकते हैं, इसके लिए एक समझौता किया गया था और वो उसे अनक्लोज कहा गया था, अर्थात यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ये हुआ था 1982 में। तो इसका सही आंसर होगा 1982। अगला सवाल है कि भारत अपने समुद्र में किस क्षेत्र तक वित्तीय अधिकार रखता है? भारत अपने समुद्र में किस क्षेत्र तक वित्तीय अधिकार रखता है? किसी भी देश की 3 समुद्री सीमाएं होती हैं। किसी भी देश की 3 समुद्री सीमा होती है। जैसे कि ये भारत का तटीय क्षेत्र है, तो पहला जो समुद्री सीमा होती है वो 12 समुद्री मील पर होता है। इसे प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। 12 मील के बाद आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक एक और सीमा बनती है, जिसे अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल कहा जाता है। और आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक एक और क्षेत्र बनता है, एक और सीमा बनती है, जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। तो वित्तीय अधिकार का जो अधिकार मिला हुआ है, अर्थात भारत अपने समुद्र के अंदर जो वित्तीय अधिकार, अर्थात जैसे कि सीमा शुल्क की वसूली या विभिन्न प्रकार के जो वित्तीय अधिकार हैं, वो इस बीच वाले अर्थात 24 समुद्री मील का जो क्षेत्र है यहाँ पर रखता है, और इसका नाम होता है अविच्छिन्न मंडल। तो इसका सही आंसर होगा अविच्छिन्न मंडल। अर्थात भारत अपने समुद्र में वित्तीय अधिकार जो रखता है वो अविच्छिन्न मंडल तक रखता है। अगला सवाल है कि भारत अपने समुद्र में किस क्षेत्र तक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है? ऑप्शन है प्रादेशिक समुद्री सीमा, अविच्छिन्न मंडल, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। मैंने बताया 3 समुद्री सीमाएं निर्धारित की जाती हैं किसी भी देश की, तो जो सबसे लास्ट में ये होता है 200 समुद्री मील। 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है इसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, और इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक ही कोई भी देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। तो सही आंसर होगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये सभी सवाल हमने जब भूगोल की विस्तृत क्लासें हो रही थी उसमें भारत की समुद्री सीमाओं के अंतर्गत करा दिए हैं। आप इसे विस्तृत तौर पर वहां पर देख सकते हैं। जो भी ये सवाल मेरे द्वारा कराए जा रहे हैं इनके PDF डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप इन सभी सवालों के PDF वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल है, किसी देश की आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक के समुद्री क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है प्रादेशिक समुद्री सीमा, अविच्छिन्न मंडल, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। मैंने बताया था कि किसी भी देश का जो 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है इसे प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। प्रादेशिक सीमा जो समुद्री सीमा होती है इसमें किसी भी देश को वही अधिकार प्राप्त होता है जो उसको अपने मुख्य भूमि पर प्राप्त होता है। अर्थात मुख्य भूमि पर कोई देश जो कार्य कर सकता है वही कार्य वो अपने इस 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र में कर सकता है। यही कारण है कि इसका नाम रखा गया है प्रादेशिक समुद्री सीमा। तो इसका सही आंसर होगा प्रादेशिक समुद्री सीमा। अगला सवाल है कि किसी देश को अपने किस समुद्री क्षेत्र के अंदर नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है प्रादेशिक समुद्री सीमा, अविच्छिन्न मंडल, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसमें से अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है इसमें किसी भी देश को नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला सवाल है, किसी देश की आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक के समुद्री क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र को ही अविच्छिन्न मंडल कहा जाता है। तो इसके 2 नाम हैं, संलग्न क्षेत्र या फिर अविच्छिन्न मंडल। तो इसका सही आंसर होगा संलग्न क्षेत्र। अगला सवाल है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र किसी देश के समुद्र में आधार रेखा से रिक्त स्थान समुद्री मील तक होता है। ऑप्शन है 160, 175, 200 और 345। किसी भी देश का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र बनता है वो उसके आधार रेखा से 200 समुद्री मील पर बनता है। इसका सही आंसर होगा 200 समुद्री मील। अगला सवाल है, एक समुद्री मील रिक्त स्थान के बराबर होता है। एक समुद्री मील जो होता है ये 1.8 स्थलीय मील के बराबर होता है। तो सही आंसर होगा 1.8। अगला सवाल है, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? ऑप्शन है 1.34 किलोमीटर, 1.16 किलोमीटर, 1.81 किलोमीटर, 1.90 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा 1.61 किलोमीटर। एक मील में 1.61 किलोमीटर होते हैं। अगला सवाल है, मुंबई के पश्चिमी तट से मुंबई हाई की दूरी कितनी है? ऑप्शन है 134 किलोमीटर, 161 किलोमीटर, 176 किलोमीटर और 190 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 176 किलोमीटर। मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक
भारत का प्रमुख शहर है, और वहाँ से अर्थात मुंबई के जो पश्चिमी तट है वहाँ से अरब सागर में स्थित एक प्रमुख द्वीप है, उसको मुंबई हाई कहते हैं। मुंबई हाई मुख्यतः पेट्रोलियम क्षेत्र है और भारत का लगभग 60% पेट्रोलियम मुंबई हाई से प्राप्त किया जाता है। और मुंबई के पश्चिमी तट से मुंबई हाई की जो दूरी है वो लगभग 176 किलोमीटर है। इसका सही आंसर होगा 176 किलोमीटर। अगला सवाल है कि भारत अपने समुद्र में किस समुद्री क्षेत्र तक का उपयोग अपनी मुख्य स्थलीय भूमि की तरह कर सकता है? ऑप्शन है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्री सीमा और 500 समुद्री मील। ये सवाल पहले भी आया है, मैंने बताया था अभी कि प्रादेशिक समुद्री सीमा जो होती है इस क्षेत्र में अर्थात कोई भी देश अपने तट रेखा से आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है इसे प्रादेशिक समुद्री सीमा कहा जाता है। और इस प्रादेशिक समुद्री सीमा में कोई भी देश वो सभी कार्य कर सकता है जो अपने मुख्य भूमि में करता है। अगला सवाल है कि भारत के भूगर्भ में कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? भारत के भूगर्भ में ऑप्शन है 5, 6, 7, 11। भारत के भूगर्भ में 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इसका सही आंसर होगा 6। अगला सवाल है कि पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सर्वप्रथम किस क्रम की चट्टानें बनी थीं? ऑप्शन है गोंडवाना क्रम, कुड़प्पा क्रम, आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। ये जो सवाल है अर्थात 16 नंबर से जो सवाल आ रहे हैं ये भी मैंने भारत की भूगर्भिक चट्टानें जो हैं इसके अंतर्गत भारत की विस्तृत क्लास के दौरान करा दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे वहाँ से जा करके देख सकते हैं और उसके बाद से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी तैयारी इस टॉपिक की सबसे बेहतर हो जाएगी। तो सवाल है कि पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सर्वप्रथम किस क्रम की चट्टानें बनी थी? गोंडवाना क्रम, कुड़प्पा क्रम, आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। पृथ्वी के ठंडा होने के बाद जो सबसे पहले चट्टानें बनी थीं वो आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी थी। इसका सही आंसर होगा आर्कियन क्रम। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कर्नाटक के किस जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती? ऑप्शन है धारवाड़, बेल्लारी, शिवमोगा और बागलकोट। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये कर्नाटक में इसका विस्तार होता है और कर्नाटक में धारवाड़ जिले के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ में, इसके अलावा बेल्लारी और शिमोगा में इसका विस्तार होता है, लेकिन बागलकोट जो है कर्नाटक का एक प्रमुख जिला है, बागलकोट में इसका विस्तार नहीं होता। अर्थात धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक के बागलकोट जिले में इसका विस्तार नहीं होता है। सही आंसर होगा बागलकोट। अगला सवाल है कि भारत के भूगर्भ में पाए जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी हैं? गोंडवाना क्रम, कुड़प्पा क्रम, आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। इसका सही आंसर होगा धारवाड़ क्रम। भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण धातुएं हैं जैसे सोना, लोहा, चांदी, मैग्नीज, तांबा, ये सभी जो हैं ये मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाई जाती हैं। अर्थात धातुओं के लिए सबसे प्रमुखता चट्टान जो है वो धारवाड़ क्रम की है और यही कारण है कि आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसका सही आंसर होगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अगला सवाल है कि कोलार की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? कोलार की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सोना, तांबा, लोहा और टीन। इसका सही आंसर होगा सोना। सोना कोलार की खान की प्रमुख धातु है। आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, केजीएफ का फुल फॉर्म होता है कोलार गोल्डफील्ड और मुख्यतः ये सोना का क्षेत्र होता है जो कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। अगला सवाल, हट्टी की खान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। हट्टी की खान और कोलार की खान दोनों खाने कर्नाटक में स्थित हैं। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक धातुएं किस क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं? ऑप्शन है गोंडवाना क्रम, कुड़प्पा क्रम, आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। इसके पहले भी मैंने बात की थी कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें सबसे अधिक धातुएं पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर होगा धारवाड़ क्रम। अगला सवाल है, भवन निर्माण सामग्री मुख्यतः किस क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं? ऑप्शन है विंध्य क्रम, कुड़प्पा क्रम, आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। इसका सही आंसर होगा विंध्य क्रम। चूना पत्थर, इमारती लकड़ियाँ, संगमरमर, इस तरह से भवन निर्माण सामग्री अर्थात भवन निर्माण में जो भी उपयोगी चीज़ें होती हैं वो मुख्यतः विंध्य क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो सीमा बनती है उस सीमा पर विंध्य श्रेणी का विस्तार होता है और उसी क्षेत्र में मुख्यतः भवन निर्माण सामग्री सबसे अधिक पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा विंध्य क्रम। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लौह अयस्क, सोना, हीरा और तांबा। पन्ना की खान मुख्यतः हीरा के लिए प्रसिद्ध, इसका सही आंसर होगा हीरा। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है कोलार की खान, पन्ना की खान, झरिया की खान और गोलकुंडा की खान। इसका सही आंसर होगा गोलकुंडा की खान। गोलकुंडा की खान आंध्र प्रदेश में स्थित है जहां से
कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। अगला सवाल है कि भारत के नदी घाटियों में मुख्यतः किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? ऑप्शन है विंध्य क्रम, कुड़प्पा क्रम, गोंडवाना क्रम और धारवाड़ क्रम। इसका सही आंसर होगा गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं ये भारत में मुख्यतः नदी घाटियों में पाई जाती हैं, जैसे दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी या फिर गोदावरी नदी घाटी। इस तीनों घाटियों में मुख्यतः गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि कोयले के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो सही आंसर होगा गोंडवाना क्रम। अगला सवाल है गोलकुंडा की खान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित है गोलकुंडा की खान। ये सवाल पहले भी आ चुका है। अगला सवाल है कि भारत में कोयला मुख्यतः किस क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है? ऑप्शन है विंध्य क्रम, कुड़प्पा क्रम, गोंडवाना क्रम और धारवाड़ क्रम। इसके पहले वाले सवाल में मैंने बताया था कि गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं मुख्यतः भारत में नदी घाटियों में पाया जाता है, जो कि कोयले के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख है। तो सही आंसर होगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अगला सवाल है कि गोंडवाना लैंड के विखंडन से लावा के दरारी उद्भेदन प्रवाह द्वारा किस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था? ऑप्शन है दक्कन ट्रैप, कुड़प्पा क्रम, गोंडवाना क्रम और धारवाड़ क्रम। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गोंडवाना लैंड का जब विखंडन हुआ था तो उसमें से लावा अर्थात गोंडवाना लैंड की जो सतह है, जब उसमें विखंडन हुआ तो नीचे से लावा का उद्भेदन प्रारंभ हुआ और वो लावा दोनों तरफ अर्थात जो दरार बना अर्थात ये गोंडवाना लैंड की चट्टान है और यहाँ से जब लावा का उद्भेदन होगा तो वो ये इस साइड में भी अर्थात इसके दाएं भी और इसके बाएं दोनों साइड में ये विस्तृत होता चला जाएगा, फैलता होता चला जाएगा और इससे एक प्रकार के चट्टानों का निर्माण होगा। तो गोंडवाना लैंड का जब विखंडन हुआ तो इसका जो दरारी उद्भेदन प्रवाह हुआ उससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। भारत में जो दक्कन ट्रैप है इसका निर्माण होता है गोंडवाना लैंड के विखंडन लावा के दरारी उद्भेदन प्रवाह के द्वारा। सही आंसर होगा दक्कन ट्रैप। अर्थात दक्कन ट्रैप की जो मिट्टी होगी ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित एक प्रकार की मिट्टी होगी, यही कारण है कि ये काली मिट्टी है। अगला सवाल है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें किस राज्य में पाई जाती हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा जिला है और उस जिले के नाम पर ही इस क्रम की चट्टानों का नाम कुड़प्पा क्रम की चट्टानें रखा गया है। सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला है भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस क्रम की चट्टानों में प्राप्त होता है? ऑप्शन दक्कन ट्रैप, कुड़प्पा क्रम, गोंडवाना क्रम और धारवाड़ क्रम। अभी मैंने बताया था कि दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है ये गोंडवाना लैंड का जो दरारी उद्भेदन प्रवाह हुआ उससे इसका निर्माण होता है। अर्थात ये जो चट्टानें हैं इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। तो मुख्यतः यहाँ की जो चट्टानें हैं ये काली मिट्टी, इन चट्टानों में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्कन ट्रैप का विस्तार नहीं हुआ है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दक्कन ट्रैप का विस्तार नहीं हुआ है। दक्कन ट्रैप का विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टान की मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन है आर्कियन क्रम, कुड़प्पा क्रम, दक्कन ट्रैप और विंध्य क्रम। कपासी मिट्टी मुख्यतः काली मिट्टी को कहा जाता है और काली मिट्टी दक्कन ट्रैप की चट्टानों में पाई जाती है। सही आंसर होगा दक्कन ट्रैप। अगला सवाल है कि पूर्व पश्चिम में विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अर्थात 34 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ से हम लोग भारत में जो हिमालय है, हिमालय के विस्तार और उसकी उत्पत्ति से संबंधित जो प्रमुख सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षा में उसको हमने यहाँ पर सम्मिलित किया है। यहाँ से हिमालय पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद अगली जो प्रैक्टिस क्लास होगी उसमें भी हम लोग हिमालय की जो महत्वपूर्ण क्लासेस हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार और आप लोगों को बता दें कि जो भी प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ये जो सवाल है इसका PDF हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप उसे वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो सवाल था कि पूर्व पश्चिम में विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है एंडीज, रॉकी, एटलस और हिमालय। विश्व की जितनी भी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं प्रत्येक महाद्वीपों में उन सभी का विस्तार जो हुआ है ये उत्तर दक्षिण हुआ है, लेकिन हिमालय का विस्तार जो हुआ है ये पूर्व पश्चिम में हुआ है, पूर्व से पश्चिम की ओर। अर्थात इसका विस्तार इस तरीके से हुआ है, पूर्व से पश्चिम की ओर हुआ है। सही आंसर होगा हिमालय। अगला सवाल है कि भारत में हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? ऑप्शन है राकापोसी, नंगा पर्वत, नंदा देवी और केटू। हिमालय की जो सबसे पश्चिमी चोटी है वो नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत कश्मीर में है। तो हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर नंगा पर्वत कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक हुआ है।
तो इसका सही आंसर होगा नंगा पर्वत। अगला सवाल है कि अध्ययन की दृष्टि से हिमालय को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 7। सही आंसर होगा अध्ययन की दृष्टि से उसको 4 वर्गों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगला सवाल है कि हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ था? ऑप्शन है कार्बनिक फेरस युग, जुरेसिक युग, सेनोजोइक युग और प्लीस्टोसीन युग। इसका सही आंसर होगा सेनोजोइक युग। सेनोजोइक युग में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जब आपस में टकराए तो तेथिस सागर के अंदर जो अवसाद जमा था उसमें उभार उत्पन्न हुआ, अर्थात उसमें वलय पड़ा और उसी से हिमालय का निर्माण हुआ और यह प्रक्रिया सेनोजोइक युग में हुआ था। तो सही आंसर होगा सेनोजोइक युग। अगला सवाल है कि पाकिस्तान में विस्तृत हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमालय का जो विस्तार हुआ है अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो पाकिस्तान में जो हिमालय का विस्तार हुआ है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अराकानियोमा, हिंदुकुश, कुनलून और सुलेमान। इसका सही आंसर होगा सुलेमान। पाकिस्तान में जो हिमालय का विस्तार है उसे पाकिस्तान में सुलेमान कहा जाता है। अगला सवाल है कि हिमालय की किस श्रेणी का निर्माण सबसे पहले हुआ था? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसका सही आंसर होगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कुनलून का दक्षिणी विस्तार है और जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का आपस में टकराव हुआ तो उसमें जो वलय पड़ा वो सबसे पहले अंगारा लैंड की साइड से पड़ा और अंगारा लैंड जो है ये यूरेशियन प्लेट था और उससे कुनलून का निर्माण हुआ और उसी कुनलून का ही हिस्सा है ट्रांस हिमालय। अर्थात हिमालय के निर्माण में सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण होता। सही आंसर होगा ट्रांस हिमालय। अगला सवाल है कि भारतीय हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? भारतीय हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय का भारत में जो सबसे उत्तरी विस्तार है वह है बृहद हिमालय। इसका सही आंसर होगा बृहद हिमालय। अगला सवाल है कि भारतीय हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय का जो सबसे नवीनतम श्रेणी है वो शिवालिक है, अर्थात ये अभी निर्माण की प्रक्रिया में है। यही कारण है कि शिवालिक हिमालय में अक्सर आप लैंडस्लाइड जैसी चीज़ें देखते रहते हैं क्योंकि वो अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में है, जैसे कि जोशीमठ। अगला सवाल, चीन में विस्तृत हिमालय को क्या कहा जाता है? सुलेमान, हिंदुकुश, कुनलून और अराकानियोमा। चीन में जो हिमालय का विस्तार हुआ है उसे कुनलून कहा जाता है और इसी कुनलून का जो दक्षिण विस्तार है उसे भारत में ट्रांस हिमालय कहा जाता है। तो सही आंसर होगा कुनलून। अगला सवाल है कि हिमालय का उत्थान किस सागर के तल में वलय पड़ने के कारण हुआ था? ऑप्शन है तेथिस सागर, पेंथालासा, अटलांटिक महासागर और क्षीर सागर। इसका सही आंसर होगा तेथिस सागर। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में तेथिस सागर हुआ करता था। जब दोनों चट्टानें आपस में टकराई तो तेथिस सागर का जो अवसाद है वो इस तरीके से उसमें फोल्ड हो गया। तो इस तरीके से इसके दोनों किनारे जो मुड़े तो एक तरफ का अर्थात जो गोंडवाना लैंड का किनारा था उसे हिमालय का निर्माण हुआ और जो अंगारा लैंड का किनारा था उसे कुनलून का निर्माण हुआ। बीच में जो सागर था उसे तेथिस सागर कहा जाता था और तेथिस सागर में ही वलय पड़ने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। यही तो इसका सही आंसर होगा तेथिस सागर। अगला सवाल है कि अफगानिस्तान में हिमालय की कौन सी श्रेणी स्थित है? ऑप्शन है सुलेमान, हिंदुकुश, कुनलून और अराकान योमा। अफगानिस्तान में जो हिमालय की श्रेणी है उसे हिंदुकुश कहा जाता है। सही आंसर होगा हिंदुकुश। अगला सवाल है कि हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक है। ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, पूर्व में, उत्तर दक्षिण में और उत्तर पूर्व में। हिमालय का जो विस्तार है वो इस तरीके से हुआ है। तो इसकी जो सबसे अधिक चौड़ाई है वो उत्तर पश्चिम में है, अर्थात इधर हिमालय जो है उत्तर पश्चिम में हिमालय जो है वो अधिक चौड़ा है और जैसे जैसे ये पूर्व की तरफ बढ़ा है तो पूर्व में इसकी चोटियाँ संकरी होती गई हैं, अर्थात तीनों श्रृंखलाएं इसके आपस में मिल गई हैं, संकरी हो जाती हैं। यही कारण है कि पूर्व में इसकी चोटियाँ ऊपर उठ जाती हैं। तो इसकी सबसे अधिक चौड़ाई उत्तर पश्चिम में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर पश्चिम। हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? 5000 मीटर, 6000 मीटर, 7000 मीटर और 8000 मीटर। हिमालय की औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय का निर्माण किन दो प्लेटों के आपस में टकराने के परिणाम स्वरूप हुआ था? ऑप्शन है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट, अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है इसी को गोंडवाना लैंड कहा जाता है और यूरेशियन प्लेट जो है इसी को अंगारा लैंड कहा जाता है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के आपस में टकराने की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ था। प्लेटों के आधार पर इसको देखा जाए तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ था। तो सही आंसर होगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट।
अगला सवाल है कि हिमालय के किस क्षेत्र में घाटियां नहीं पाई जाती हैं? ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, पूर्वी, उत्तर दक्षिण और उत्तर पूर्व। घाटियां कहा जाता है कि दो पर्वतों के बीच में जो समतल मैदान पाया जाता है, ये एक पर्वत है और इसके बीच में जो समतल मैदान होगा इसे घाटी कहा जाता है। तो हिमालय की जो पूर्वी क्षेत्र है, मैंने अभी बताया था कि जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें हिमालय जो है वो संकरा हो जाता है, पतला हो जाता है, अर्थात इसकी जो तीनों श्रृंखलाएं हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये आपस में आकर के मिल जाती हैं। और जब तीनों श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं तो इससे हिमालय का जो पूर्वी हिस्सा है ये ऊंचा हो जाता है, इसमें फैले हुए मैदान नहीं पाए जाते हैं। तो इसका जो पूर्वी हिस्सा है उसमें घाटियां नहीं पाई जाती हैं। सही आंसर होगा पूर्वी हिमालय। अगला सवाल है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? उत्तर पश्चिम, पूर्वी, उत्तर दक्षिण और उत्तर पूर्व। अभी इसके पहले वाले सवाल में बताया था मैंने कि जब तीनों श्रृंखलाएं आपस में मिलेंगे तो उससे हिमालय में उत्थान हो जाएगा, वहाँ पर ऊपर हो जाएगा। तो इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो यहाँ पर चोटियाँ इसके सबसे ऊंची पाई जाती हैं। जैसे कि एवरेस्ट हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जैसे कंचनजंगा हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो सही आंसर होगा पूर्वी क्षेत्र। अगला सवाल है कि भारतीय हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? मैंने अभी बताया था कि हिमालय का जो विस्तार हुआ है ये पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के और पूर्व में नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा तक हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा नामचा बरवा। ये जो 50 क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये मुख्यतः भारत की भूगर्भीय चट्टानें, इसके अलावा हिमालय की उत्पत्ति और विस्तार से संबंधित, और इसके अलावा जो और भारत की समुद्री सीमाओं से संबंधित रही हैं। इन तीनों टॉपिक से बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं वो मैंने इसमें करा दिए हैं। यदि आप ये प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं ठीक तरीके से तो भारत की समुद्री सीमाएं, भारत की भूगर्भिक चट्टानें और भारत और हिमालय की उत्पत्ति और विस्तार से संबंधित जो भी सवाल है वो आपसे बाहर नहीं जाएगा। इन सवालों की PDF का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगली प्रैक्टिस क्लास में हम लोग हिमालय का जो अन्य भाग है जैसे कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और जो शिवालिक हिमालय है, इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण सवाल हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।